हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हम लोगों ने डिस्कस करा सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में आपको जनरली मैंने 3 पार्ट डिस्कस करा दिए हैं। अब जो एक पार्ट रह गया उसमें हम लास्ट में सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और रिव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा होल्ड डाउन कर दिया। पहले आप वो 3 पार्ट को सोशियोलॉजी के समझ लीजिए, उससे रिलेटेड जो भी डाउट आप उसे क्लियर कर लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी। जनरली आपको पता है साइकोलॉजी हम आर्शिवानी से डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजी वजन बहुत ही सब बढ़िया सब्जेक्ट है और इसकी आर्शिवानी की अगर मैं बात करूँ सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सी बुक लें, तो मेरे अकॉर्डिंग आप सोशियो साइकोलॉजी के लिए आर्शिवानी बुक कर लीजिए। इसकी लेंथ भी आप देख सकते हो बहुत ही कम है। फिल्टर करने के बाद में जनरली आपको बस इतना सा पढ़ने की ज़रूरत होती है और इसमें कंटेंट भी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल में दे रखा है। जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 पर्सनालिटी को। तो जैसा कि आप बुक में देख रहे हो इसका लेंथ तो छोटा ही है, प्लस हम लोगों को इसमें हर एक तरह के से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। जैसे कि मैंने नोट्स नहीं बनाए थे तो मैं हमेशा हर एक चीज़ को अपने बुक में मेंशन कर देती हूँ, तो बुक में तो बहुत कुछ ज़्यादा ही मेंशन हो गया है। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 पर्सनालिटी को। अगर आप नोट्स बनाते हो तो अपने नोट्स में मेंशन करते रहिएगा, अगर आप मेरी तरह बुक से पढ़ते हो तो आप बुक में मेंशन करते रहिएगा। जनरली मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के नोट्स बनाए थे, उसको बुक से नहीं पढ़ा था क्योंकि उसमें बुक में बहुत ही ज़्यादा कंटेंट होता था, इतनी मोटी बुक थी। तो लास्ट टाइम इसको मतलब कि जब हमें एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसमें रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैंने उसके नोट्स बनाए थे। बट जो हमारी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी बुक है, आपको पता है कि वो बहुत ही छोटी सी है, ज़्यादा उसमें पढ़ने का कंटेंट नहीं है। साइकोलॉजी सोशियोलॉजी की कभी मैंने नोट्स नहीं बनाए क्योंकि हमारी बुक मतलब मेजरली बुक में हर एक कंटेंट है, तो उसके नोट्स बना के टाइम वेस्ट था और जितना भी रिवीजन वर्क था बुक हमारी कन्वीनियंट थी रिवीजन वर्क के लिए। मेरे अकॉर्डिंग सुटेबल है साइकोलॉजी सोशियोलॉजी बुक से पढ़ना। वैसे आप जब सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो सेकेंड सेमेस्टर में भी आपके जब सब्जेक्ट्स देखोगे तो उसमें भी कुछ के नोट्स बनाने की ज़रूरत है, कुछ के नहीं। सेकेंड सेमेस्टर में सबसे बोरिंग सब्जेक्ट तो मुझे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग लगता है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग कुछ समझ में नहीं आता कि उसे हमें कैसे हैंडल करना है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर मैंने अभी मतलब पढ़ ही रही हूँ सेकेंड सेमेस्टर, तो उन दो के अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग सबसे बकवास सब्जेक्ट मुझे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग लग रहा है, और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वही है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उससे आएंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम डिस्कस करते हैं साइकोलॉजी के यूनिट 5 पर्सनालिटी को। तो पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी एक लैटिन वर्ड पर्सोना से आई है। पर्सोना का मतलब होता है थ्रिएटिक मार्क्स। इसका मतलब होता है हम लोग कुछ भी परफॉर्म करते हैं, जो भी हमारे टास्क जो भी हमारे एक्शन होते हैं वो हमारे अंडर आते हैं पर्सनालिटी के। पर्सनालिटी हमारा डायनेमिक नेचर है। इसका मतलब हमारी पर्सनालिटी कुछ है और हमारे साथ वाले की या फिर सामने पार्टनर की पर्सनालिटी कुछ है। पर्सनालिटी हमारी डेवलप होती है बाय बर्थ। साथ ही साथ पर्सनालिटी हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसको एक्वायर करते हैं, जैसे हम लोग बड़े हो गए, आप यहाँ पे हो अपने कॉलेज में हो तो आपने कुछ पर्सनालिटी एक्वायर करी होगी, वहाँ के हिसाब से अपने आप को शो करा होगा, तो वो पॉइंट्स आपको जनरली डिस्कस करे जाते हैं। फिर एक बात आती है कि इसमें एक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है जैसे कि एक नॉर्मल सा पर्सन है, वो पहले गांव में रहता था तो उसके सोशल मतलब सोसाइटी, तो उसके सोसाइटी के हिसाब से पर्सनालिटी कुछ थी। वैसे वो शहर में आया तो उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि उसका सोसाइटी चेंज हो गया, उसके नेबरहुड्स चेंज हो गए, उसके सोसाइटल चेंज होने से ही उसका परसेप्शन चेंज हुआ। नेक्स्ट होता है आपका कल्चर। अगर आप जिस कास्ट हो आप उस कल्चर को फॉलो करते हो। कल्चर अलग अलग होता है, जैसे कि हर एक पर्सन अलग कल्चर डिफाइन करता है, सेम एज जैसे डिफाइन होती है उसकी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की डेफिनेशन हम लोगों को वॉटसन वाली लर्न करनी है। पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाई एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर अ लॉन्ग इनफ ऑफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इन्फॉर्मेशन। ये डेफिनेशन हम लोगों को वॉटसन ने दी थी, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है पर्सनालिटी। बहुत ही ईजी है, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में लर्न करी थी, मुझे अभी भी लर्न है। तो इन्होंने कहा पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज़। हमारी फर्स्ट लाइन है पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज़, जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि हमारा सुबह उठ के किसी का होता है कि नॉर्मली हमें रेडी होना है, किसी का होता है हम पहले एक्सरसाइज करेंगे, किसी का होता है हम स्टडी करेंगे। तो 3 पीपल्स हैं, 3
जो भी 3 पर्सन्स हैं उनके अलग अलग पर्सनालिटी क्यों है, क्योंकि उनका परसेप्शन अलग अलग है। सेम एज हमने मॉर्निंग की डिस्कस करी, इनका इवनिंग का कुछ शेड्यूल होगा, आफ्टरनून का कुछ होगा, नाइट का शेड्यूल उनका कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस कैसे हैं, उनके डिफरेंस है परसेप्शन से। परसेप्शन किस पे डिफाइन करता है, हमारी पर्सनालिटी पे। तो हमारे वॉटसन ने कहा था पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज़। मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गया, पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाई एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। अभी हम तीनों को एज अ लेके चल रहे थे कि ये सही है कि गलत है, हम लोग इनको ऑब्जर्व कर रहे थे। आप हमेशा ऑब्जर्व से ही चीज़ें सीखते हो। ऑब्जर्वेशन मेथड आपने इंट्रोडक्शन के चैप्टर फर्स्ट में सीखा होगा। जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, सर्वे करते हैं, तभी हमें चीज़ें क्लियर होती हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड से आप एक्टिविटीज़ को क्लियर कर सकते हो, उन एक्टिविटीज़ को जिससे जनरली कोई वर्क नहीं हो सकता। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ आपको क्लियर है कि पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी से हमें ऑब्जर्व क्या करना है। सो हमारी ये लाइन आपको होपफुली क्लियर हो गई होगी। सो हम इसी डेफिनेशन को आगे प्रोसीड आउट करते हैं। Personality is the sum of activities that can be discovered by actual observation over a long enough of period of time। जैसे कि हम एक दिन को नहीं डिस्कस कर सकते, किसी को एक दिन के हिसाब से नहीं जज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को आइडियल मानते हो। आइडियल आप तभी मानते हो ना जब आप उसको फॉलो करोगे। जैसे आप उसके सारे इंटरव्यूज़ देखोगे, आप उसके स्क्रिप्ट देखोगे, उसके जितने भी उसका रिटन वर्क होगा, उसका हार्ड वर्क होगा, उसका साइलेंस होगा, उसकी डिसिप्लिन होगा, उसकी हर एक चीज़ को आप पहले ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व करने के बाद एक आप खुद की इन्फॉर्मेशन दोगे कि हाँ ये हमारे लिए आइडली परफेक्ट है, हम इसको अपना आइडल बना सकते हैं या बना सकती हैं। तो ये आपको ये कैसे हुआ, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी का आपको अट्रैक्ट करा। पर्सनालिटी तभी अट्रैक्ट करती है जब आप बिल्डअप करते हो, जब आपका परसेप्शन अच्छा होता है। मेनली अगर मैं बात करूँ पीपल की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, पीपल को हर एक चीज़ पॉजिटिव अच्छी लगती है। पॉजिटिव इन द सेंस अगर आप रील वर्सेस रियल लाइफ को देखोगे तो जनरली लोगों को वही इंसान रियल लाइफ में नहीं अच्छा लगेगा, बट रियल लाइफ में वो अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में आपके पॉजिटिव थॉट्स प्लस नेगेटिव थॉट्स होते हैं, बट आप जब अगर रियल लाइफ में आते हो ना तो सिर्फ आपको पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं। पॉजिटिव थॉट्स जो कि आपको अट्रैक्ट करता है। आप किसी रील को देखिए, वो इतनी अट्रैक्टिव क्यों हो जाती है, उसमें अच्छे से म्यूजिक होता है जो कि हमें अच्छा लगता है, उसमें जो बैकग्राउंड्स होते हैं या फिर जो डांस स्टेप्स होते हैं या फिर हमारे जो स्टडी से रिलेटेड होते हैं, वो सब इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि हमें वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इसलिए वो उस पर्सनैलिटी से हमें अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए हमें उनका परसेप्शन अच्छा लगता है, इसीलिए वो हमारे लाइक्स और कमेंट को एक्वायर करते हैं। ये सारी चीज़ें रील वर्सेस रियल में ही पर्सनैलिटी एक्वायर करती है। तो आपको क्लियर हो गया पर्सनैलिटी का इंट्रोडक्शन। पर्सनैलिटी के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि ये पर्सोना वर्ड से है। पर्सोना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है थ्योरेटिकल टास्क। तो इससे आपको चीज़ें क्लियर हो गई। प्लस ये डायनेमिक इन नेचर है, सोशल कल्चर फैक्टर से इन्फ्लुएंस करता है। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसकी बता दी कि जो हमारा पर्सनैलिटी वो डायनेमिक नेचर है और कौन कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस करता है, वो परसेप्शन पे वर्क करता है। साथ ही साथ उसके अगर मैं बात करूँ, ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट को डिफाइन करता है। पर्सनैलिटी हमारे क्लासिफिकेशन आप जब पढ़ेंगे तब आपको जनरली आपको 1 से 2 डेफिनेशन आनी चाहिए जब आप एग्जाम में लिखो, बट आप कोई एक भी अगर डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो ना, रिवीजन रोज करो, तो आप बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। अगर मैं बताऊँ पर्सनैलिटी की, तो इससे पहले मैंने रिवीजन करके नहीं बैठी हूँ वीडियो शूट करने के लिए। ये मुझे ऑलरेडी लर्न था अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, मैंने जब रिवाइज करा था, लर्न करा था, उसकी डेफिनेशन मुझे आज भी लर्न है। मुझे पर्सनैलिटी की डेफिनेशन, मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन, वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन प्लस साइकोलॉजी की डेफिनेशन, 3 से 4 डेफिनेशन जो मुझे लर्न है। और सबसे लास्ट में चैप्टर जो मुझे सबसे बेकार चैप्टर लगता था, कॉग्निटिव चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे एक भी डेफिनेशन नहीं लर्न है। बस मुझे उसके टाइप्स और उसके थ्योरीज याद है। थ्योरीज साइकोलॉजी की बहुत अच्छी हैं क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट पे वर्क करती है। उसका जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, वो अट्रैक्ट कर लेता है, वो बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है। सोशियोलॉजी हाँ मैं मानती हूँ थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें वही जिसको सोशल साइंस पसंद है, एसएसटी जिसका फेवरेट सब्जेक्ट है, लिटरली मैं बता रही हूँ उसकी सोशल साइंस फेवरेट होगी। और मेरा को मतलब साइकोलॉजी ज़्यादा अच्छी लगती है, सोशियोलॉजी मुझे बोरिंग लगती है एज़ कम्पेयर टू। बट अगर मैं बात करूँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, तो एनाट थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, फिजियोलॉजी इजी लगती है। जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आओगे तो आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छी लगेगी बायोकेमिस्ट्री से। बायोकेमिस्ट्री डिफिकल्ट है थोड़ी सी। और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग तो मुझे लगता है, नर्सिंग की फील्ड में बता रही हूँ, नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से 1 to 2% ही होंगे स्टूडेंट्स जिनको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग अच्छी लगती है। मेरे क्लास में तो किसी को नहीं अच्छी लगती है, इनडायरेक्टली मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती है। उसको मैं याद करने की कोशिश करूँगी तो याद नहीं होगी, समझने की कोशिश करती हूँ तो वो समझ में नहीं आती है।
सो उसको छोड़ते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक बेस्ट लाइन दे रखी है, ये आपको ज़रूर मेंशन करनी। ये पर्सनालिटी ना एक प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। हेरिडिटी का मतलब होता है जो हमने एक्वायर करा हमारे जीन्स से, हमारे जीन्स जो हमें ट्रांसफ़र होकर मिले हैं, उसके बाद में जो हमें हेरिडिटी देती है तो वो हमारा होता है। उसका प्रोडक्ट किसका, हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। प्लस जो बाय बर्थ हमारे अंदर पर्सनैलिटी कुछ होती है, बाद में जो हम लोग उसको डेवलप करते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट से होते हैं। मैंने इन्वायरमेंट का भी एग्जांपल दिया ना, अगर वो गांव में है तो उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी, वही चीज़ अगर उसके शहर में जाती है तो उसकी पर्सनैलिटी डिफिकल्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो नेबर्स से अपने जाएगा, नेबर्स है, उसके रिक्वायरमेंट्स है, उसका सोर्सेज है, उसके जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं जगह के हिसाब से। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये फर्स्ट पॉइंट मार्क है, इंपॉर्टेंट भी है, प्रोडक्ट है आपका, तो इसको आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो मैंने बता दिया कि कौन से कल्चर फैक्टर पे डिफाइन करता है। ये स्टैटिक नहीं, डायनेमिक इन नेचर। स्टैटिक का मतलब होता है जैसे कि स्टैटिक का मतलब होता है कि कांस्टेंट, और डायनेमिक का मतलब होता है वेरिएबल। इससे आप समझ पाओगे कि पर्सनैलिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब जैसी पर्सनालिटी आज है मेरी वैसे 20 साल बाद हो, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। 20 साल में बहुत सारे पर्सनालिटी में चेंजेस आएंगे। पर्सनालिटी में जो चेंजेस आएंगे वो मेरी डायनेमिक पर्सनालिटी हो जाएगी। सो ये चीज़ हम लोग इसको मतलब हम लोग नहीं कॉन्ट्री कर सकते, नहीं मान सकते इस बात पे। फिर पर्सनालिटी जो है वो हमारे कॉग्निटिव पे चलती है, बिल्कुल चलती है। अब अगर आपने कॉग्निटिव पढ़ा होगा तो उसमें मेमोरी है, फॉरगेटिंग है, उसके साथ ही साथ में इंटेलिजेंस है। ये सारी चीज़ें किससे आती, पर्सनालिटी से तो आती। पर्सनालिटी है तो आपका कॉग्निटिव बेस्ट है। कॉग्निटिव चैप्टर हर एक चीज़ से लिंक कर रहा है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, उसकी डेफिनेशंस भी डिफिकल्ट है, आई नो। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में आपको थ्योरीज आनी चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनालिटी आना चाहिए और क्लासिफिकेशन। बस 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी चैप्टर में। अगर आपको ये 3 चीज़ आती हैं ना तो आपके मार्क्स फुलफिल हैं पर्सनालिटी चैप्टर से। सो अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी टोटल हमारे 6 टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले हमारा है एलपोर्ट क्लासिफिकेशन, जंक्स क्लासिफिकेशन, टाइप ए एंड टाइप बी क्लासिफिकेशन, शेल्डन क्लासिफिकेशन, क्रेट्समियर क्लासिफिकेशन एंड हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन। तो जनरली आपके 6 हैं। सबसे पहला आपका हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन, क्रेट्समियर क्लासिफिकेशन, शेल्डन क्लासिफिकेशन, टाइप ए टाइप बी क्लासिफिकेशन, एलपोर्ट क्लासिफिकेशन एंड आपका लास्ट है जंक्स क्लासिफिकेशन। तो इन क्लासिफिकेशन में क्या क्या, जैसे कि नाम दे रखा है तो नाम तो साइंटिस्ट अपने नेम से रख देते हैं, जो अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग रख देते हैं। तो नेम तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। जो इसके अंदर का डिवीजन होता है हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला है हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन। तो हिपोक्रेट्स के अंदर भी 3 डिवीजन आता है। पहले मैं इसको ऐसे समझाती थी, फिर मैं आपको बुक से समझा दूंगी, तो उससे भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमारा हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन। हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर 3 सब डिवीजन आता है। जैसे कि मैं बता दूँ आपको, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, जो मैंने 6 नाम लिए वो ये 6 हैं, बॉक्सेस में बने हैं, इजीली आपको लर्न करने, ये एज इट इज़ आपको नाम लर्न करना है। मैं कह रही थी हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन। तो हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन के आपके ये 3 दे रखे हैं। तो ये 3 आपके जो पर्सनालिटी के दे रखे, तो जनरली बहुत ही ईजी, सैंग्विन है, फिलेग्मैटिक है और कोलेरिक है। तो ये 3 आपको नाम याद करने और उसका मीनिंग आपको समझना है। जनरली आप जब बुक में देखोगे तो बुक में नाम आपको लर्न करना होगा, मीनिंग आपको वीडियो के थ्रू से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले होता है सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है, आप एग्जाम्पल समझो, सैंग्विन का आप ले लो एक स्वान की तरह। स्वान कैसी होती है, ब्यूटीफुल होती है, हैप्पी होती है, चीयरफुल होती है। सो ये चीज़ें किस में, ये जब आपको चीज़ें किसी में दिखाई देंगी, किसी पर्सन में, किसी एनिमल में, तो आप उस पर्सन को किस में डिवाइड करोगे, सैंग्विन में। सो नेक्स्ट आपका आता है फेलिग्मैटिक। फेलिग्मैटिक क्या, जॉली नेचर, इन द सेंस जैसा चाइल्डिश नेचर होता है ना वैसा इनका नेचर, प्लस काम है। काम का मतलब शांत नेचर के, जैसे बच्चा होता है ना ऑल द टाइम वो शांत रहता है, बट उसके अंदर जो हरकतें होती है ना शैतानी वाली, और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा वो नटखट टाइप का, तो उसको कैसे बिहेव करता है, जॉली बिहेवियर। नेक्स्ट आपका आता है कोलेरिक। कोलेरिक का मतलब ही होता है बेकार। बेकार इन द सेंस ऐसा बेकार नहीं, बेकार इन द सेंस मेरा कहना था वो इरिटेट करेगा, वो एंगर में रहेगा, हर वक्त इरिटेटेबल रहेगा। जैसे कि जो बहुत ही डिफ़िकल्टी से पर्सन एक्वायर करते कोई भी पोस्ट को, जैसे कि प्रोफेसर मैं मानूंगी तो प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेबल होते हैं। आप एक क्वेश्चन पूछो कितनी जल्दी इरिटेट हो जाता है, और अगर आपने कोई मिस्टेक करी तो तुरंत ही एंगर उनका जनरेट हो जाता है। तो उनकी पर्सनैलिटी उससे एक्वायर करते हैं कि ये इनकी पर्सनैलिटी कैसे आ रही है, हमारी कोलेरिक की आ रही है। तो 3 है, सैंग्विन है हमारे फर्स्ट, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। फिर फेलेग्मेटिक
थोड़ा सा ठीक है। सैंग्विन में आप ले सकते हो एडल्ट को, और उसके बाद में फिर आपका आता है सैंग्विन के बाद में आप फेलेग्मेटिक को ले सकते हो एज अ चाइल्डिश नेचर। और जो आपका थर्ड वन आपकी कौन सी है, कोलेरिक, आप उसको ओल्ड एज में डिफाइन कर सकते हो। इस एज से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे डिफाइन करना है। नेक्स्ट आपका है क्रेट्समियर क्लासिफिकेशन। हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है क्रेट्समियर क्लासिफिकेशन। मैं इसका डायग्राम दिखा देती हूँ, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको 3 डायग्राम दिख रहे हैं, इनके 3 नाम है। फैलिक है, फैलिक के साथ में एथलेटिक एंड लैप्टोसोमैटिक है। तो इसमें क्या है, आपको इसकी बॉडी से क्लियर करना है इनकी पर्सनालिटी कैसे होती है। हम लोग जैसे कि हमारा पहला वाला था, हमारा पहले वाले में जो भी डिवीजन था, हम लोगों ने पर्सनालिटी, उनकी थिंकिंग को, उनको देख के हमने ऑब्जर्व करा कि उनकी सोच कैसी है, उनका कॉग्निटिव कैसा है हिपोक्रेट्स में। बट क्रेट्समियर में हम लोग उनकी बॉडी को देखेंगे। अब अगर हम 3 पर्सन लेते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सा है, एक थोड़ा सा फिट है, एक बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला सा है। तो आपको 3 बताने, 3 कैसे, एक मोटा सा है मतलब कि हेल्दी सा है, एक फिटेन है, फिट बॉडी का है, एक लीन बॉडी का उससे भी दुबला पतला सा। सो आपका जो फैलिक वाला, फैलिक मतलब मोटा, फैल गया, आपको थोड़ा सा समझने को लगेगा, फैलिक वाला फैल गया, उसका मतलब मोटा सा है। एथलेटिक्स में मतलब आप देखो, एथलेटिक्स का मतलब होता है जो स्पोर्ट्स में जाते हैं या फिर जो एथलीट, तो वो बॉडी कैसे होती है, फिट एंड हेल्दी। तो आपको उससे एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। फिर लीन बॉडी से आपको पता ही चला कि वो कैसे होंगे, पतले से होंगे, इसीलिए लीन मतलब एल से स्टार्ट होगा, और उन्हीं का जो नाम होगा उनका होगा लैप्टोसोमैटिक। तो आपको क्लियर हो गया, क्रेट्समियर के 3 होते हैं। फेलेग्मेटिक जो कि मोटे से होंगे, एथलेटिक जो कि फिट एंड बॉडी होंगे, एंड लैप्टोसोमैटिक का उनकी लीन बॉडी होगी। तो ये आपका सेकंड क्लासिफिकेशन था, ये आपको क्लियर हो गया। थर्ड क्लासिफिकेशन आपका शेल्डन क्लासिफिकेशन में भी 3 टाइप्स के हैं। अब हम इसको देखते हैं, ये 3 टाइप्स दे रखे हैं। इनका पहला है एंडोमॉर्फिक, फिर हमारा मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। इसमें बॉडी के अकॉर्डिंग ही करना है कि हेल्दी कौन सा है, अनफिट कौन सा, लीन कौन सा। बट इसमें हम एक पॉइंट ऐड ऑन करेंगे कि विसरा हाईली डेवलप्ड है, नहीं डेवलप्ड है, या फिर अंडर डेवलप्ड है। तो आपको क्लियर होगा कि डायग्राम से एक्टोमॉर्फिक देख लीजिए कितना लीन बॉडी का है, ठीक है। एक्टोमॉर्फिक बाद में जो मीजो मतलब मिडल, जो कि फिट एंड रहेगा। उसके बाद में एंडो का मतलब होगा कि उसका एंड फुलफिल होंगे मतलब कि वो मोटा होगा, हेल्दी होगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो। अगर मैंने अभी आपको बताया था कि विसरास के हिसाब से लेंगे, तो जो हमारे जो एंडोमॉर्फिक के विसरास कैसे होंगे, वीक होंगे। कैसे होंगे, वीक। अगर आप बताओ वीक का हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो मोटे, तो वो कोई भी एक्सरसाइज या फिर कोई भी वर्क नहीं कर सकते, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंडोमॉर्फिक के जो भी पर्सन होते हैं वो वीक के होते हैं। फिर हम लोग कहते हैं मीजोमॉर्फिक, इनके हमारे जो विसरास होते हैं वो हाईली डेवलप होते हैं, इनके विश्वास, इनके जो सोमैटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं मेजरली बेस्ट होते हैं। फिर हमारे आते हैं एक्टोमॉर्फिक। तो एक्टोमॉर्फिक अब आपको 2 में क्लियर हो गया। आपका सबसे पहले था एंडोमॉर्फिक, तो हमने अभी बताया एंडोमॉर्फिक के जो आपके विश्वास थे वो हाईली डेवलप्ड नहीं है। फिर मेसोमॉर्फिक में हाईली डेवलप्ड है। फिर जो आपका एक्टोमॉर्फिक है, इसमें मिडिल वन का रहेगा, ना कि ज़्यादा हाईली डेवलप्ड होंगे और ना ही वीकली होंगे, इसके मॉडरेट रहेंगे। नेक्स्ट आपका है जंक्स क्लासिफिकेशन। अगर मैं बात करूँ जंक्स क्लासिफिकेशन की, तो इसमें 2 टाइप्स आते हैं, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। अगर मैं बताऊँ तो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट आपको पता होगा, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा उसको हम लोग एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है, जो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है, साथ ही साथ वो हर एक चीज़ों को मैनेज कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। एक्सट्रोवर्ट का बिल्कुल अपोजिट होता है इंट्रोवर्ट, उसे बातें शेयर करना नहीं पसंद है, उसे बहुत ही अकेला रहना पसंद है, वो शेयरिंग बहुत ही कम करता है। साथ ही साथ में जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा सैड रहते हैं, और ऐसा साइकोलॉजी कहती है। सो जो आपके एक्सट्रोवर्ट पर्सन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जॉली नेचर के होते हैं, हैप्पी होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा बेस्ट है, बट आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि पता है, आप अगर एक्सट्रोवर्ट होते हो तो सामने वाला आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रीली समझता है, साथ ही साथ फिर एडवांटेज वो उठाने की कोशिश करता है जिससे हमारा ही लॉस होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग एक्सट्रोवर्ट ठीक है एक लिमिट तक, बट इंट्रोवर्ट बेस्ट है। मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे तो लगता है इंट्रोवर्ट बेस्ट है। तो फिर नेक्स्ट हमारा है एल्कोड। और जैसा साइकोलॉजी कहती है इंट्रोवर्ट ऐसे सैड होता है, मेरे अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट सबसे ज़्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि वो अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद के लिए बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। मैं साइकोलॉजी की इस पॉइंट से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे ये पॉइंट बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है।
फिर नेक्स्ट हमारा है एलपोर्ट क्लासिफिकेशन। एलपोर्ट क्लासिफिकेशन हमारा 5th क्लासिफिकेशन है। इसमें हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं, एक्सेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स। जैसे कि आपने अगर बच्चों मतलब स्टूडेंट्स जब आप छोटे थे 1st क्लास में, तो आपने पढ़ा होगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा, राइट, और डिसेंडिंग इसका अपोजिट होता है, बड़े से छोटा। तो वही होता है असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स। जो हमारे असेंडेंट्स होते हैं, ये आप देख रहे हो असेंडेंट्स हैप्पी है और डिसेंडेंट्स बिल्कुल हैप्पी नहीं है। तो अब हम इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि आप स्टडी करोगे 1st to 12th, तो आप धीरे धीरे आप क्लासेस को क्लियर करते जाओगे, साथ ही साथ आप अचीवमेंट पे रहोगे। मतलब स्टार्टिंग आप यहाँ इस स्टेप से करो, नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ होगा, तो आपने अचीव करा ना। तो जो एक्सेंडेंट्स होते हैं उनके पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो नई चीज़ों को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, अचीव के लिए हार्डवर्क करते हैं। डिसेंडेंट्स बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं, उनको हर एक चीज़ बेस्ट मिलती है, मतलब कि हर एक चीज़ उनकी लॉन्ग थी लेकिन वो शॉर्ट आ गए। क्यों? क्योंकि उनका थॉट ही लो था, उनका थॉट लो था, उनको हार्डवर्क नहीं करना था, उनको से वो सिर्फ अचीव करना था, बट बिना हार्डवर्क करके। तो फिर बिना हार्डवर्क करके तो नहीं अचीव होता है। आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, फिर सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट आ जाऊँ, तो इम्पॉसिबल है। आपको पढ़ना होगा, हार्डवर्क करना होगा, मतलब उसके लिए आपको उतना अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। जितना चीज़ आपको चाहिए ना, उसके लिए उतना ही हार्डवर्क पे करना होता है। नेक्स्ट आपका 6th क्लासिफिकेशन है टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए एंड टाइप बी कॉम्बिनेशन है आपके ऊपर दो का। ऊपर देखा हम लोगों ने पढ़ा एक एलपोर्ट क्लासिफिकेशन और एक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा जंक्स क्लासिफिकेशन। तो जंक्स क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने अभी डिस्कस करा एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट हमारे जंक्स क्लासिफिकेशन के, और उसके बाद में हमारा है एलपोर्ट, और एलपोर्ट में हमारे कौन से दो हैं, एक्सेंडेंट और डिसेंडेंट, ठीक है। ये दो आपको क्लियर हो गए। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारा लास्ट वन, दैट इज टाइप ए एंड टाइप बी। तो टाइप ए में क्वालिटीज़ आएंगी एक्सट्रोवर्ट की और एक्सेंडेंट्स की, उसमें एक्सट्रोवर्ट अच्छा है और एक्सेंडेंट्स अच्छा। और नेक्स्ट वाले में जो हमारा टाइप बी होता है, टाइप बी में क्वालिटीज़ आएंगी इंट्रोवर्ट की और डिसेंडेंट्स की। तो आपको क्लियर हो गया होगा क्लासिफिकेशन। अब हम इसको तुरंत ही बुक से आपको डिस्कस करा देते हैं, जिससे आपके जो भी डाउट और डायग्राम्स हो वो भी क्लियर हो जाए। सो बुक से डिस्कस कर लेते हैं अब। सो ये पर्सनालिटी चैप्टर है, हमने डिस्कस करा है स्टार्टिंग से, इंट्रोडक्शन डिस्कस करा, डेफिनेशन मैंने आपको वॉटसन की बताई, सेम वही है। पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाई एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 से 5 पॉइंट है, वो सब हमने डिस्कस करें। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया सबसे पहले हिपोक्रेट्स, क्रेट्समियर, शेल्डन, जंक्स क्लासिफिकेशन, एलपोर्ट क्लासिफिकेशन, टाइप ए एंड टाइप बी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमने आपको बताया कि हिपोक्रेट्स के 3 होते हैं, सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, कोलेरिक। ये 4 दे रखा है, ये आप इसको मत रखिएगा वरना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। नेक्स्ट आपका होता है क्रेट्स में, उसमें आते हैं फाइकनिक आता है, एथलेटिक आता है, लैप्टोसेमेटिक आता है। आप 3 डायग्राम बने, आप तीनों डायग्राम से क्लियर होके समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है शेल्डन क्लासिफिकेशन। शेल्डन क्लासिफिकेशन में होते हैं 3, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करा जंक्स क्लासिफिकेशन। जंक्स क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट को। ये सारे पॉइंट दे रखे हैं, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट आपका है एलपोर्ट क्लासिफिकेशन। एलपोर्ट में हम लोगों ने पढ़ा है एक्सेंडेंट एंड डिसेंडेंट। ये दोनों में आप खुद देख सकते हैं कौन सा हैप्पी कौन सा सैड है। नेक्स्ट हम लोगों ने रीड करा है हमारा टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी का। टाइप ए पर्सनालिटी में आपको एक्सट्रोवर्ट दिखेगा और एक्सेंडेंट्स दिखेगा। टाइप बी में आपको इंट्रोवर्ट दिखेगा, साथ ही साथ डिसेंडेंट दिखेगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज को, लेकिन अगर इससे पहले आप पहले इसको पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो या फिर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट इट को। एनालिटिक थ्योरी को मेनली ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं। चैप्टर 5 पर्सनालिटी में अगर मैं बात करूँ तो 2 थ्योरीज़ हैं। 2 थ्योरी में कोई एक थ्योरी आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, इसलिए वो दोनों थ्योरी को आप अच्छे से पढ़िएगा। जनरली थ्योरी में क्या होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए जो मेन पॉइंट्स हैं आप उसको याद करिएगा, तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि जो हमारी पहली थ्योरी है वो है साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी हम लोगों को क्या बताती है, यह हम लोगों को किसने दी है, किस साइंटिस्ट ने दी है। तो अगर मैं बताऊं तो सिगमंड फ्रॉइड 1856 1939 इनका ईयर दे रखा है हम लोगों को, और ये थ्योरी हम लोगों को सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। ये एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिनको कंसीडर करा जाता है फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। आपसे 1 मार्क्स में मतलब MCQ में ये भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी कौन है, तो आपको मेंशन करना होगा सिगमंड फ्रॉइड। अगर MCQ में आएगा तो उसको आपको टिक मार्क करना होगा।
अब इन्होंने हम लोगों को जनरली क्या बताया, तो सिगमंड फ्रॉइड ने हम लोगों को दो तरीके की थ्योरी दी, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट, तो अगर मैं बात करूँ एब्स्ट्रैक्ट में आप पढ़ेंगे आईडी, ईगो, सुपर ईगो। अगर आपने अपने कॉलेज में अगर आपको पढ़ाया गया होगा, फिर आपने इसका टेस्ट या फिर खुद से पढ़ा होगा सेल्फ स्टडी में, तो आपने पढ़ा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट में आपके आईडी, ईगो, सुपर ईगो आता है। बट जब आप पढ़ेंगे कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट में आते हैं कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड आपके सबकॉन्शियस। तो ये चीज़ आपको डिस्कस करनी है, इसमें कुछ स्टेजेस हैं वो डिस्कस करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों को 3 बताए गए हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, वो कुछ प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। जैसा कि जो हमारा आईडी है वो प्रिंसिपल है हमारा प्लेजर प्रिंसिपल, मतलब कि आईडी की जो हमारी किस पे वर्क करेगा, प्लेजर प्रिंसिपल पे। ईगो वर्क करेगा रियलिटी प्रिंसिपल पे, और जो आपका सुपर ईगो है वो वर्क करेगा परफेक्शन प्रिंसिपल पे। ये सारे प्रिंसिपल्स पे मैंने मार्क कर रखा है, आप इसको खुद देख सकते हैं कि आपका आईडी वर्क करेगा प्लेजर प्रिंसिपल पे, ईगो वर्क करेगा रियलिटी प्रिंसिपल पे, एंड सुपर ईगो वर्क करेगा आपका परफेक्शन प्रिंसिपल पे। ये सिगमंड फ्रॉइड है, यही है फाउंडर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। तो ये क्वेश्चन आपसे किसी भी वे में पूछा जा सकता है। ये ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ईयर इनका 1856, 1939 है। ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। प्लस सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे, लिखने के बाद में ये बताएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट होता है, एब्स्ट्रैक्ट में आपका आईडी, ईगो, सुपर ईगो आता है। फिर कॉन्क्रीट में आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस आता है। फिर कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं आप उनको लिखेंगे। फिर उसके बाद में ये डायग्राम को बनाएंगे, ये ज़रूरी है। सबसे पहले हमने बताया था कि क्या होता है हमारा आईडी, ईगो, सुपर ईगो। तो हमारा आईडी आप देख सकते हैं, हमारा आईडी है, आईडी के बाद में हमारा ईगो, ईगो के बाद में हमारा सुपर ईगो है। जो हमारा आईडी है वो हमारा किस पे वर्क करेगा, डिमांड पे। सबसे पहले आप डिमांड करोगे कि हमको ना एक कार परचेस करनी है, डिमांड करोगे। फिर कंट्रोल करोगे कि जैसे आपने डिमांड करे अपने मम्मी पापा से कि हमें एक कार चाहिए, ये आपको मतलब डिमांड करी आपने मम्मी पापा से कि हमें एक कार चाहिए, तो आपकी ये डिमांड रही। फिर उसके बाद में आपने कंट्रोल करा है, मम्मी पापा ने कहा कि रुक जाओ, अभी नहीं, अभी कार आपके लिए अच्छी नहीं है, कार बाद में लीजिएगा, आप पहले पैसे अर्न कर लीजिए, खुद के पैसे से लेना। इस टाइप से आपकी फैमिली ने आपको समझा दिया और आपने उस टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए अपनी जो ज़िद थी कार के लिए वो छोड़ दी, मतलब कि आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया। फिर आपके अंदर ईगो तो आ गया, थोड़ा हर्ट हुआ तो वो ईगो में आ गया। नेक्स्ट आपका जब सुपर ईगो आएगा तब आप क्लेम कर दोगे, क्लेम इन द सेंस तो आप जिद करोगे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा या खाना नहीं खाऊंगी जब तक मुझे कार नहीं मिलती, या फिर आप कुछ नेक्स्ट स्टेप लोगे जिसकी वजह से आपकी जो फुलफिल हो सके आपकी कार की डिमांड। तो ये सब आपको कौन कराता है कि जैसे आपकी नीड है या विश है उसको करो, फिर आप उसको डिमांड करते हो। फिर ईगो आपको पहले तो कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है, सामने वाला जो स्टिमुलाई होते हैं वो कंट्रोल करने के लिए कहती है। बट जो हमारा ईगो होता है वो विद इन ऑफ टाइम के लिए हमें कंट्रोल करता है, लेकिन उसके बाद में उसका जब सुपर ईगो आता है तो वो क्या करता है, क्लेम करता है। कॉन्फ्लिक्ट घटता बढ़ता रहता है इन द सेंस आईडी से ईगो, ईगो से सुपर ईगो हमारा चला जाएगा, फिर ईगो से हम लोग सुपर ईगो से ईगो, ईगो से आईडी आ जाएंगे। तो ये सारी कॉन्फ्लिक्ट हमारा घटता बढ़ता रहेगा, ऑब्स्ट्रक्शंस जितने भी है वो इंक्रीज और डिक्रीज होते रहेंगे। और आपका स्टिमुलाई कब आएगा, आईडी में आपका स्टिमुलाई आएगा जो कि एग्जाम्पल होता है स्मेल, साउंड, या फिर आपके विशेज़ या फिर आपकी नीड। और अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल आपके जो कि स्टिमुलाई होगा, सुपर ईगो होगा, तो वो आपके आइडियल्स होते हैं जिसमें आपके फ्रेंड्स, स्कूल ग्रुप्स होते हैं, आप उन्हीं पे तो वर्क करोगे। जो आपका आईडी होता है, आईडी की लाइन है आई वांट, ईगो की लाइन है आई विल, और सुपर ईगो की है आई शुड। आई वांट मुझे ये चाहिए, ईगो में आता है आई विल मैं ये करके रहूँगा, और सुपर ईगो में आता है आई शुड मतलब ये तो मुझे फिर डेफिनेटली, सुपर ईगो एकदम एक्सट्रीमली लेवल का होता है, फिर तो हमें भाई ये चाहिए ही चाहिए। फिर ये आपका यही चीज़ डिस्क्राइब करा गया है सिगमंड फ्रॉइड ने कि हम लोगों का आईडी, ईगो, सुपर ईगो क्या होता है, इस टाइप से आपको मेंशन करना है। फिर आप मेंशन करोगे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस को, उसकी डेफिनेशन आप लिखोगे। उसके बाद में फ्रॉइड ने हमारी स्टेजेस दी थी, स्टेजेस में टोटल उन्होंने 5 दी थी, ओरल, एनल, फैलिक, लेटर, जेनाइटल। ओरल की एज है 0 से 2 ईयर्स तक, और उसके बाद में एनल के 2 से 3 ईयर्स तक, फैलिक के 3 to 7 ईयर्स, लेटेंट के 7 to 11 ईयर्स, जेनाइटल के 7 to एडल्ट। तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले ये स्टेज डेवलपमेंट किसने दिया, फ्रॉइड ने। तो फ्रॉइड स्टेज
स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेंशन करोगे। उसके बाद में टेबल बनाओगे, लेकिन इस टेबल में बहुत ज़्यादा दे रखा है इसलिए आप इतनी टेबल नहीं बनाओगे, सिर्फ और सिर्फ आप 3 लाइन क्लिक मतलब खींचोगे जिससे आपकी टेबल 3 बने। सबसे पहले आप स्टेजेस लिखोगे, मैंने 5 स्टेजेस बताई, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंट, जेनाइटल। आप इसको बनाओगे और प्लस आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोकस लिखोगे। उसके बाद में मेन कैरेक्टरिस्टिक्स का ये 3 रहेंगे। अगर मैं बताऊँ ओरल, ओरल का मतलब ही है मेन फोकस आपका किस पे, माउथ पे। एनल, एनल का मतलब ही होता है एनस पे मेन फोकस आपका है। फिर आपके जो आपके फैलिक होता है, फैलिक का मेन फोकस किस पे होता है, जेनेटेलिया पे। लेटेंट का मेन फोकस किस पे होता है, नन, मतलब किसी पे नहीं होता है। जेनाइटल का मेन फोकस किस पे होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पे, जितने भी आपके जेनाइटल्स एरियाज होते हैं उस पे रहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्या इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आपको पता है जो आपके ओरल होते हैं इनका प्राइमरी फोकस ओरल स्टिमुलेशन है, इसमें माउथ का यूज़ होता है, टंग डील करती है एंजाइटी से। जैसे कि जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं वो फीड और सक के लिए क्या करते हैं, माउथ का यूज़ करते हैं। एनल की बात करें, प्राइमरी फोकस है कंट्रोलिंग ब्लैडर एंड बॉवल्स का, एलिमिनेशन में काम आते हैं फीकस में, और इसके बाद में हम लोगों को प्लेजर प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। प्लस टॉयलेट ट्रेनिंग कैन बी क्राइसिस, जितनी भी ट्रेनिंग क्राइसिस होती है वो सारी एनल के लिए होती है। तो आप मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में एनल के ये सब मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है फैलिक का। फैलिक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेन डिफरेंस आप कर सकते हो मेल एंड फीमेल जेनाइटल्स में। ये जेनेटेलिया पे इसलिए मेन फोकस करें क्योंकि आप डिफरेंस कर सकते हो मेल एंड फीमेल में। चाइल्ड बिकम अवेयर ऑफ एनाटॉमिकल सेक्स डिफरेंस गिविंग राइज टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एरोटिक अट्रैक्शन, रिसेंटमेंट, रिवली एंड जेलेसी। सो ये इसमें डिफरेंस कर दिया जाता है बॉयज़ और गर्ल्स का, जिससे क्लियर हो सके। इसी एज में ज़्यादा होता है कि गर्ल्स से बात करना पसंद करती है, बॉयज़ से, तो ये जेनेटेलिया एज में डिफरेंस क्रिएट करा जाता है। अगर मैं बात करूँ लेटेंट्स में या फिर लेटेंसी में तो नन है। A quiet stage in sexual development with greater focus of intellectualization and social pursuits। अगर मैं बात करूँ इसमें तो इंटेलेक्चुअल की, तो इसमें हमारा कुछ भी वर्क नहीं होता, हमारा सिर्फ वो सिर्फ वैलिडेशन पे होता है और टास्क को कंप्लीट करने के लिए होता है। जेनाइटल में हम लोग हमारे मेन फोकस किस पे होगा, जेनाइटल्स पे। इसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाएगी, सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप होंगे और विद द अपोजिट सेक्स। ठीक है, अगर हम इसके डायग्राम आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको समझ में ईजी आ जाएगा। ओरल के लिए आप देख सकते हैं माउथ का यूज़ कर रहे हैं, एनल में एनस का यूज़ है। फैलिक में हमने बताया था ना कि जेनेटेलिया होगा, मेल और फीमेल में डिफरेंस हैगा। जो आपका लेटेंसी है वो सिर्फ ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कुछ नहीं। जेनाइटल में आपका सेटिस्फेक्शन होगा, मैच्योरिटी होगी। सो फ्रीड स्टेज आपको यही डिफाइन करती है। फ्रीड स्टेज में जनरली आपको इंट्रोडक्शन करना है, इंट्रोडक्शन के बाद चीज़ों को मेंशन करना है पॉइंट में, फिर डायग्राम बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है, फिर अपने अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस को एक्सप्लेन करना है, फिर टेबल को बनाना है। टेबल को बनाने के बाद में टेबल पूरा फॉर्म में मेंशन करने के बाद में फिर उसको एज अ पॉइंट फॉर्म में लिखना है। अब आपकी ये थ्योरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट थ्योरी हमारी है थ्योरी ऑफ साइको सोशल थ्योरी। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो वेट फॉर द सेकेंड पार्ट वीडियो। अगर ये आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंटेड। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूँगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा। थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। आपको पता है कि साइको एनालिटिकल थ्योरी हम लोगों को सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। ईयर भी याद होगा, 1856 से 1939। ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। सेम एज वो थ्योरी के स्टेजेस थे 5: ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंट, जेनाइटल। अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर है तो आज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारी थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। अगर पहली थ्योरी से आपका कोई भी डाउट हो तो उसे आप प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों थ्योरीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी जो थ्योरी इस सिगमंड फ्रॉइड या फिर एरिक एरिक्सन ने दी है, दोनों थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दो में से कोई एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरी आज की थ्योरी हमारी है साइको सोशल डेवलपमेंट। ये हम लोगों को एरिक एरिक्सन ने दिए थे। ये इनका ईयर भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, 1902 से स्टार्ट है 1994 तक। ये एक जर्मन साइको एनालिस्ट थे। इन्होंने एक्सटेंड करा था फ्रॉइड के वर्क को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। फ्रॉइड ने हम लोगों को स्टेजेस के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट बताया था, जो कि 5 स्टेजेस पे था। एरिक एरिक्सन ने उन्हीं पे वर्क करा और उसी के आगे एक्सटेंड करा। जैसे आपको पता है जो हमारे, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ।
साइको एनालिटिक थ्योरी हमें सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। हम लोग इनको फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी का भी कहते हैं। ये आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है, इसीलिए आप ये ज़रूर लिख ही लीजिए या फिर याद करके रखिएगा। सेम एज एरिक एरिक्सन को हम लोग फाउंडर ऑफ साइको सोशल थ्योरी क्या कहते हैं। तो साइको सोशल के फाउंडर कौन है? हमारे एरिक एरिक्सन। ये भी आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप मेंशन कर लीजिए और इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। इन्होंने एक्सटेंड करा था हमारे सिगमंड फ्रॉइड के जो भी वर्क था पर्सनालिटी पे, उस पे इन्होंने हमें लाइफ स्टेजेस दी थी, जो टोटली 8 स्टेजेस थी और 8 स्टेजेस पे इन्होंने वर्क करा था। उसी को हम लोग कहते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट। 8 स्टेजेस में इसकी टेबल आपको पूरी बनानी होगी। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि फैलिक लेटेंट में हम लोगों को 5 स्टेजेस थी, बट इसमें 8 स्टेजेस। उसमें टेबल से वो सिर्फ 3 पार्ट्स में बनानी थी, बट इसमें आपको 5 में बनानी होगी। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं 1 बाई 1। सबसे पहली स्टेज हमारी इन्फेंट की है। इसको हम लोग 18 मंथ तक लेके चलते हैं, बर्थ से 18 मंथ। इसमें हमारा वर्च्यू क्या रहेगा? होप रहेगी। टास्क क्या रहता है? व्यूइंग द वर्ल्ड एज सेफ एंड रिलायबल, रिलेशनशिप एज नर्चरिंग, स्टेबल एंड डिपेंडेबल। ठीक है, पॉजिटिव रिजोल्यूशन का रहेगा और कॉन्सिक्वेंस करेगा। अगर आपको सब चीज़ें ना याद रहे, फिर आप इसकी 3 टेबल कंडक्ट बना सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट 5 टेबल हैं, बट हमारे में साइको सोशल नहीं, साइको एनालिटिक थ्योरी आई थी, तो फिर मैंने इसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट करके हम लोगों ने आईडी, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस डिफाइन करके सिर्फ 5 स्टेजेस को करा था। अगर आपके में एरिक एरिक्सन की आती है और आपको ये स्टेजेस नहीं आते, तो पहले आप फ्रॉइड को डिफाइन कर दीजिएगा। फ्रॉइड के बाद को ये बता दीजिएगा एरिक एरिक्सन ने इस फ्रॉइड थ्योरी को एक्सटेंड करा था, फिर एरिक एरिक्सन की थ्योरी बता दीजिएगा आप। तो सिंपली हम स्टेजेस को देखते हैं कि स्टेजेस कौन सी 8 हैं। पहली स्टेज हमारी इन्फेंट है, दूसरी हमारी स्टेज टॉडलर है, थर्ड हमारी स्टेज है प्री स्कूल, 4th हमारी स्कूल एज है, 5th हमारी एडोलसेंस है, 6th हमारी यंग एडल्ट है, 7th हमारी मिडिल एडल्ट है, 8th हमारी मैच्योरिटी है। ये आप देख सकते हैं टोटल 8 स्टेजेस दी थी एरिक एरिक्सन ने। सो इनमें इन्फेंट आपको मेनली ईयर्स अच्छे से याद होना चाहिए और इनका वर्च्यू, तो हम इन दो को डिस्कस करते हैं। इन्फेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो बर्थ से 18 मंथ तक थे और उनका वर्च्यू था होप। टॉडलर की अगर मैं बात करूँ तो 1 to 3 ईयर्स थे और उनकी होप थी वेल। प्री स्कूल की अगर मैं बात करूँ 3 to 6 ईयर्स थे और इनका वर्च्यू क्या था? पर्पस। स्कूल एज की ईयर्स है 6 to 12 ईयर्स। वर्च्यू क्या है? वर्च्यू इनका है हमारा कॉम्पिटेंस। एडोलसेंस की अगर मैं बात करूँ तो 12 to 18 ईयर्स थी और वर्च्यू इनकी है फाइडिलिटी। यंग एडल्ट में हमारी वर्च्यू रहेगी लव, एज रहेगी 18 to 25 ईयर्स एंड वर्च्यू रहेगी लव। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मिडिल एडल्ट। मिडिल एडल्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी एज रहेगी 25 to 45 ईयर्स एंड वर्च्यू रहेगा केयर। मैच्योरिटी में अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपकी 45 ईयर्स से डेथ तक रहेगी और वर्च्यू रहेगा विजडम। मेनली आपको इसकी स्टेजेस और वर्च्यू याद रखने, अगर आपको ये याद है तो एरिक एरिक्सन की जो भी स्टेजेस है साइको सोशल डेवलपमेंट वो आपको याद रहेंगी। ये एक डायग्राम दे रखा है। मेनली ये डायग्राम आप कॉपी में नहीं बना सकता, आई नो, ये वो सिर्फ शो करने के लिए कि कैसे स्टेजेस में ही रहता है, बट जो डायग्राम हम लोगों को आईडी में और ईगो, सुपर ईगो में दिखाता है वो आप ज़रूर बनाइएगा अगर आप में थ्योरी आती है। इस डायग्राम की मैं बात कर रही थी। नेक्स्ट आपका ये थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अगर इस थ्योरी से रिलेटेड या फिर पहली थ्योरी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट इट। अगर आपको रिव्यू क्वेश्चन इस चैप्टर के सॉल्व करने तो आप बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। जनरली अभी हम लोगों को साइकोलॉजी के रिव्यू क्वेश्चन चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5 के क्लियर करने, अभी तक हम लोगों ने एक भी रिव्यू क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा है। सो अब हम इनके जल्दी रिव्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट इट, फिर डिस्कस।
measurement and evaluation of personality, and next topic is our methods. जनरली हमने पर्सनालिटी में इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था, करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लिए थे एंड क्लासिफिकेशन। ये फर्स्ट पार्ट के वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो गई है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जाके देख लीजिए। सेकेंड पार्ट वीडियो में हमने थ्योरीज़ को डिस्कस करा था। अगर आपको याद हो तो थ्योरीज सिगमंड फ्रीड और एरिक एरिक्सन की थी। दो में से कोई एक थ्योरी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ज़्यादातर चांसेस आपसे सिगमंड फ्रीड की पूछी जाए। सो आपको थ्योरीज दोनों अच्छे से आने चाहिए। जैसे कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनालिटी। जनरली अगर आपने पर्सनालिटी पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि कौन से वो 3 पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले जितना भी हमने स्टडीज़ करा वो सब किसके बेसिस पे करा, पर्सनालिटी पे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही बताता है दे प्रोवाइड अ मीन्स फॉर स्टडी पर्सनालिटी। वो हम लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं फॉर अ डिस्कशन और अ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पर्सनालिटी। सेकेंड पॉइंट है दे आर ऑफन हेल्पफुल। एग्जाम्पल, to be able to assess personality for the purpose of employment or selection for education। आपको पता है कि कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल में इसमें होगा इंटरव्यू मेथड। पर्सनालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू मेथड में रखा जाता है। कोई भी टेस्ट एग्ज़ाम है जनरली, या फिर कोई हायर अथॉरिटीज़ के लिए रखना है तो इंटरव्यू रखा जाता है। इससे आपकी पर्सनालिटी के डिटेक्शन हो जाते हैं। वो आपको हेड टू देख के आपकी पर्सनालिटी डिटेक्ट कर लेते हैं। प्लस आपसे जब वो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, जो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जो आपका स्किल्स होती है, जो आपके सब कुछ मैटर करती है, राइट, वो ही सब नोटिस करने के लिए आपको पर्सनालिटी की मेजरमेंट होनी चाहिए। तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है। फर्स्ट पॉइंट बहुत ही ईजी था कि वो सिर्फ स्टार्टिंग में। सेकेंड पॉइंट आप इंटरव्यू मेथड से समझ सकते हो कि कितनी हेल्पफुल है। और थर्ड पॉइंट है इट इज़ हेल्पफुल फॉर एन इंडिविजुअल टू एक्सेस हिज ओन पर्सनालिटी। अब वैसे तो हर कोई दूसरों की पर्सनालिटी जज करने में बहुत ही अच्छा होता है। पर्सन टू पर्सन हर कोई हर किसी को एक करेक्ट आइडिया देता है उसकी पर्सनालिटी पे। उसको एक टेक्निक बताता है, उसको एक मेथड बताता है जिससे वो अपने आप को इवैल्यूएट कर सके। बट व्हाट्स अबाउट योर सेल्फ? इट मीन्स अगर हम किसी और को इतना डिटेक्ट करते हैं, इतनी पर्सनालिटी को परखते हैं, तो खुद की पर्सनालिटी को परखने के लिए भी तो हमें इवैल्यूएट करने के लिए हमें मेथड्स पता होने चाहिए, हमें मेजरमेंट्स पता होने चाहिए। तो थर्ड पॉइंट क्या है, हमें कैरियर में क्या करना है, वाइसली क्या करना है, हमारे ग्रेटर हैप्पीनेस क्या है, वो सब पर्सनालिटी, हमारी खुद की पर्सनालिटी, हमारा चूज़ क्या है। पर्सनालिटी जनरली अगर मैं बताऊँ तो वो थिंकिंग से भी डिपेंड करती है कि आप कैसी सोच रखते हैं। आपके पास अगर ऑप्शन ए एंड बी है, आप उसमें से क्या चूज़ कर रहे हैं, वो ही आपकी पर्सनालिटी को डिटेक्ट करता है। अगर आप आगे मैथड्स को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये एज सच इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जनरली ये इम्पॉर्टेंट मेरे द्वारा लिखा भी नहीं गया है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था और मेरे अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाएगा। ये बुक मेरी जूनियर के पास थी तो उन्होंने इम्पॉर्टेंट लिखा है, किस बेसिस पे लिख दिया आई डोंट नो, बट ये एज सच टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम आज डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स। अब पर्सनालिटी को जांचने के लिए कुछ मेथड्स भी तो होने चाहिए, कुछ मेजरमेंट्स भी तो होने चाहिए। बट जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसा ही देना है अपनी मेथड्स में। जैसे कि हर्षवानी बुक मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसमें हर एक चीज़ का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दे रखा है। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन अगर आप एग्ज़ाम कॉपी में करेंगे, ये सब आपकी कॉपी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेगी, जिससे एग्जामिनर आपको 2 to 3 मार्क्स ज़रूर एक्स्ट्रा मिलेंगे। और एक बात की गारंटेड होती है कि प्रेजेंटेशन के बेसिस पे गारंटी है कि आपके 3 to 4 मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन से कंटेंट को पढ़ने की वो बढ़ जाती है एग्जामिनर के लिए। जब वो कंटेंट पढ़ेगा तो आपके मार्क्स को इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो हम बताते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट। सबसे पहले इंटरव्यू मेथड। मैंने आपको बताया था इंटरव्यू मेथड जनरली उसके स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर वे को देखने का होता है। स्ट्रक्चर जो हम उसको हेड टू टो देखते हैं, अनस्ट्रक्चर जो उसकी थिंकिंग मेमोरी होती है उसको देखते हैं। जैसे कि ओपन इंट्रोडक्शन, हम उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उससे वॉक, उसकी टॉक, उसकी हर एक चीज़ से हम प्रोसेस करते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन मैथड। ऑब्जर्वेशन मैथड में जनरली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अब ऑब्जर्व
ऑब्जर्व क्या करना है। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब सबसे एडवांटेज ये है कि सामने वाले को पता नहीं चलता है कि आप उसको पर्सनालिटी डिटेक्ट कर रहे हो, उसके बिहेवियर से उसको गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है कि इसमें प्री जस्टिस आ जाता है, आप उसको जजमेंटल भी होने लगोगे। तो ये आपको होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट आपका है पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें प्रिंटेड कंटेनियस स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, वही सारी चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर को डिटेक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल में अगर हम आपसे कुछ भी पूछ रहे, जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में, जनरली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में आप सबसे पहले उसको कैसे बताएंगे। अब जिसको जिसको अच्छे से आता होगा तो वो कैसे स्टार्ट करेगा, सबसे पहले ईयर बताएगा, कब से कब तक हुई थी वो बताएगा, फिर कहाँ पे हुई थी, फिर किस किस के बीच में हुई थी, कैसे कैसे हुई थी, मतलब एज अ स्टेप बाय स्टेप। और जिसको नहीं आता, जिसको जो याद आएगा वो बताएगा। तो ये पर्सनालिटी इन्वेंटरीज का मतलब ही यही होता है कि वो लेस कंज्यूम टाइम में ईजी कर दे एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर कभी भी टीचर कोई भी आता है उसे डिटेक्ट करना होता है कौन से बच्चे हैं, तो वो क्वेश्चंस ही पुट अप करते हैं, उस क्वेश्चंस का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा जो दे देता है वही होता है। अगर आपने क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा होगा तो आपको आइडिया होगा कि क्विज कॉम्पिटिशन में कितनी फास्टिंग हो जाती है और इससे एक्सेस भी होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर आती हैं हमारी टोटल 5 टेस्ट। अब वो 5 टेस्ट क्या है, रॉस-काश इंक ब्लॉट टेस्ट, सेकेंड है आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, थर्ड आपका वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, फोर्थ आपका है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, फिफ्थ है सिचुएशन टेस्ट। तो सबसे पहले इजी से मैं शुरुआत करती हूँ जिससे आपको समझने में हेल्प हो जाए। अगर आपको प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है तो आपको प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में ये बताना है कि हम कुछ टेस्ट का प्रयोग करते हैं, उसके तहत हमें पता चलता है कि सामने वाले की पर्सनालिटी क्या है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हमारा है वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो हम एक वर्ड देंगे, फॉर एग्जांपल हमने आपको रेन दिया, तो आपके रेन से उसमें आपके ब्रेन में क्या थॉट आया, क्या सेंटेंस आया, क्या सॉन्ग, क्या डांस, मतलब क्या चीज़ आपके ब्रेन में आई आपको रेन सुन के, तो वो होता है वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। हम एक आपको वर्ड देंगे, उसके आपके माइंड में क्या एसोसिएशंस जाग रहे हैं वो आपको बताने होंगे। नेक्स्ट आपका है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। जैसे कि आपने कभी भी ग्रामर पोर्शन में देखा होगा, आई एम डैश कर देते हैं, या फिर कुछ भी, जैसे हम लोग कह सकते हैं ना कि दे फियर्स दे एटीट्यूड डैश। तो ये सब आपको डैश में फिल करना है कि आपकी थिंकिंग कहाँ तक जाती है। कि जैसे सक्सेस इज़ द, अब बहुत ही कॉमन सी है सक्सेस इज़ द। कुछ लोगों के लिए सक्सेस मनी है, कुछ लोगों के लिए सक्सेस सेटिस्फैक्शन है, कुछ को पैशन है। तो वो सक्सेस इज़ आप डैश कर देंगे तो उस पर जो भी आपका आंसर होगा उससे आपकी पर्सनालिटी डिटेक्ट होगी। थर्ड आपका सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट ज़्यादातर आपको इंटरव्यू में दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी भी यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है नॉर्मली यूट्यूब पे आपने शॉर्ट्स पे देखा हो, तो उसमें सिचुएशंस दी जाती है कि अगर आप यहाँ पे हो, आपके सामने ऐसा हो रहा है तो आप क्या करोगे, अगर ये ग्लास पानी का है आप इसे कैसे रिस्पॉन्स करोगे। सो ये सारी चीज़ें आपकी किस पे बेस होती है, सिचुएशन पे। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा। मेनली आपको नाम के मतलब आने चाहिए, फिर आप उसे अपने आप में लिख लेंगे। नेक्स्ट आपका है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें क्या है, कैरेक्टर स्टोरी। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली आपको ये आप देख सकते हो इसमें ये पिक्चर में कि आपको कैरेक्टर बताया जाएगा, आपको उसकी स्टोरी बतानी होगी। फिर इस कैरेक्टर को देख के स्टोरी बताने में कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। अब फॉर एग्जांपल हम लोग जो सेकंड वाला देखते हैं जो बच्चा स्टडी कर रहा है, कुछ लोग कहेंगे कि वो बच्चा डेडिकेटेड होकर अपनी स्टडी पे फोकस कर रहा है, कुछ लोग कहेंगे कि वो टेंशन में है, कुछ लोग कहेंगे उसका एग्ज़ाम है इसीलिए वो पढ़ रहा है। मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ बहुत ही छोटे तहत से, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। वरना इसके आंसर सिचुएशनल टेस्ट के हैं या फिर थीमेटिक टेस्ट के हैं या वर्ल्ड एसोसिएशन के सेंटेंस के बहुत ही डिफ़िकल्ट भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा है सबसे इम्पॉर्टेंट रॉस-काश इंक ब्लॉट टेस्ट। अब ये क्या है, सबसे पहले रॉस-काश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटरप्रेट, मतलब कि सोचना। आपकी सोच कैसी है ये इस पे डिपेंड करता है।
नेक्स्ट आप में इसमें क्या होता है, टोटल 10 कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं। उसके साथ ही साथ आपको 5 कार्ड ब्लैक एंड वाइट के होते हैं, 2 कार्ड आपके ब्लैक और 2 कार्ड आपके ब्लैक वाइट रेड के होते हैं, 3 मल्टी कार्ड होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है टोटल आपके 10 कार्ड हैं और 5 कार्ड आपके ब्लैक एंड वाइट के होंगे, 2 कार्ड आपके ब्लैक वाइट रेड के होंगे और 3 कार्ड आपके मल्टी कलर्ड होंगे। और फिर वो कार्ड रखे होंगे टोटल 10, आपको किसी एक उठाना है और एक उठाने के बाद में उसको आपको देखना है। अब फॉर एग्जांपल जैसे पहले वाले में बटरफ्लाई है, मौत है, बैट है, तो इसमें 3 से 4 चीज़ रिस्पॉन्स करिए। सबसे पहले इंसान क्या रिस्पॉन्स करेगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो मुझे सबसे पहले इसमें बैट शो हो रहा है, तो अब बैट के रिस्पांस में क्या मेंशन होगा वो हम लोगों को दिखा दिया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कार्ड 10 को। कार्ड 10 में जैसे क्रैब दिख रहा है, स्पाइडर दिख रहा है, रैबिट का हेड दिख रहा है, कैटरपिलर, वर्म्स, स्नेक। अगर मैं बात करूं तो आपको कार्ड 10 में क्या दिख रहा है? मेरे अकॉर्डिंग तो कार्ड 10 में क्रैब है। तो इस अकॉर्डिंग आप टेस्ट करे जाते हैं हमारे पर्सनालिटी को। तो आपके पर्सनालिटी के मेथड्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंटेड, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं चैप्टर 5 पर्सनालिटी की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी और मैंने चैप्टर 2 सोशल स्ट्रक्चर शेयर कर दिया टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और कोई डाउट हो सो प्लीज़ कमेंटेड। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया पर्सनालिटी, जनरली हमने पर्सनालिटी कंप्लीट कर ली है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिव्यू क्वेश्चन, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। बहुत सारे पोर्शंस थे, इसको जल्द से जल्द हमने कंप्लीट करने की कोशिश करी है। वैसे इजी चैप्टर है, अगर आपको इसमें से कुछ भी ना समझ में आया हो या फिर अभी भी कोई टॉपिक या फिर कोई सब्जेक्ट में जैसे प्रॉब्लम आ रही है तो अभी सॉल्व करते चलिएगा, क्योंकि जैन में आपके सेमेस्टर एग्जाम होंगे, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। रिव्यू क्वेश्चन, हम चैप्टर 5 पर्सनालिटी के रिव्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पर्सनालिटी की स्टडी व्लॉग्स में नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे पर्सनालिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे पढ़ना है। ये सारे डाउट आपके पर्सनालिटी के क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पर्सनालिटी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन पर्सनालिटी एंड थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन बताएंगे पर्सनालिटी की, जो कि वॉटसन के है। पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाई एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इन्फॉर्मेशन। सो ये आपकी पर्सनालिटी की डेफिनेशन है। हम नाम ज़रूर लिखेंगे साइंटिस्ट का जो उन्होंने दी है, ऑथर लास्टली में वो है वॉटसन। उसके बाद में थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, टोटल 2 थ्योरीज हैं आपकी, एक एरिक एरिक्सन ने दी थी और एक सिगमंड फ्रॉयड ने दी थी। आप ईयर भी लिखेंगे और ये भी मेंशन करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन के हैं, वो जर्मन के हैं, प्लस उनके क्या क्या एग्जर्प्शंस थे, उन्होंने कितनी टेबल्स दी थी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सिगमंड फ्रॉयड की तो ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट, जेनाइटल, और एरिक एरिक्सन के टोटल 8 थे, उन्होंने एजेस पे करा था। तो वो सब चीज़ आपको इसमें मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफाइन पर्सनालिटी। आप पर्सनालिटी को करोगे ही, लिस्ट आउट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में आप लिखोगे उसके क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था ना, टोटल 6 टाइप्स के होते हैं, वो करोगे। फिर फ्रिड का बताना आपको साइको एनालिटिक थ्योरी। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, फिर से आपको क्लासिफिकेशन करना है। उसके बाद में फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, आपको पहले फैक्टर्स बताने और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। फिर वही पर्सनालिटी को बताना है, उसके डिटर्मिनेंट्स को बताना है। नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन है पर्सनालिटी को बताना, उसकी थ्योरीज को बताना है। इवोल्यूशन के लिए हमने 3 पॉइंट्स बताए थे, आपको वो 3 पॉइंट्स को मेंशन करना है। नेक्स्ट आपका है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, हाउ इज़ पर्सनली एसेस्ड। तो मैंने आपको बताया था ना पर्सनालिटी को एसेस करने के मेथड्स, वो बताएंगे आप। एक्सप्लेन द ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, तो ट्रेट थ्योरी हमने आपको भी डिस्कस करी है, वो आप मेंशन करिएगा। इफेक्टिव कैसे नर्स पेशेंट के लिए, तो नर्स पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आप इससे क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकते हो, एरर कम होंगे, आपके एक्यूरेसी रहेगी, प्लस आप डेलिकेंट हो जाओगे उसके लिए। और उसके साथ ही साथ आप उनको जज ना करें, मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को जज, फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल रिलेशनशिप को हम देखते हैं, जैसे नर्स पेशेंट का भी एक रिलेशनशिप है जिसको सोशल इंटीमेट रिलेशनशिप कहते हैं, राइट। सो
अगर वो रिलेशनशिप में जजमेंट होने लगेगा तो सामने वाला इंसान आपसे कंफर्ट नहीं होगा, अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ों को आप प्रिवेंट करिएगा। व्हाट आर द पर्सनालिटी चेंजेस ड्यू टू इलनेस? अगर आप बीमार हो तो पर्सनालिटी सबसे पहले आपका बॉडी ही रिस्पॉन्ड कर देती है, येस आई एम अ इल पर्सन, राइट। तो वो सारी चीज़ें करेक्टरिस्टिक्स आपको मेंशन करने हैं। नेक्स्ट आपके शॉर्ट एसेस है। टोटल लॉन्ग एसेस में 9 है और शॉर्ट ऐसे की मैं बात करूँ टोटल इसमें 12 है और शॉर्ट नोट्स आपके 11 है। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आईडी, ईगो, ट्रेट, प्रोजेक्शन, इंट्रोवर्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, फिजिकल ट्रेट, सोशल ट्रेट, व्हाट आर द ट्रेट्स एंड टाइप्स। ट्रेट और टाइप्स अलग अलग होते हैं। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ फॉर प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, सुपर ईगो। तो आईडी, ईगो, सुपर ईगो अगर आपने अभी यहाँ पे डिफाइन करोगे थ्योरीज में तो उसमें क्लियर हो जाएगा। आप जब इंट्रोवर्ट क्लासिफिकेशन करोगे तब हो जाएगा। फिजिकल ट्रेट और जितने भी रेस्ट ऑफ थिंग्स है वो आप जब मैथड डिस्कस करोगे तब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके MCQs हैं। MCQs की अगर मैं बात करूँ तो वो आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में MCQs आएंगे तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। जैसे कि एक ये 19 वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादातर कन्फ्यूज़न में रहता है। अगर आपको याद हो तो तुरंत बताइएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास ABCD। 19 क्वेश्चन हमारे ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू फ्रिड। तो आपको पता है फ्रिड ने जब हमें टेबल दी थी सबसे पहले क्या आता था? ओरल। ओरल के बाद में एनल, फैलिक, लेटेंट, जेनाइटल। तो ये सब है। ईगो की थ्योरी हमें किसने डिफाइन करी थी? तो आपको पता है ईगो की थ्योरी आपको किसने डिफाइन करी थी? एरिक्सन ने। क्योंकि पर्सनैलिटी की थ्योरी को डिफाइन करना, उसको एक्सपेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, अगर आप बताएंगे तो मैं एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगी। टोटल अगर आप देखेंगे तो 41 क्वेश्चन है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQ टाइप के क्वेश्चंस एज सच इतने डिफ़िकल्ट नहीं होंगे जितने कि आपके ये इस टाइप के होते हैं। जैसे आप 33 वाला क्वेश्चन देख रहे हो और आप देख रहे हो 38 वाला, 37 वाला, ये थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे। अब जैसे कि 33 वाला क्वेश्चन को अगर हम देखें, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनरी वॉज डेवलप्ड बाई। आपको इसमें एकदम सटीक आंसर होना चाहिए तभी मिलेगा, क्योंकि MCQ में क्या आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप देख के बता सकते हो। जैसे अभी 19 वाले में हम लोग रिकॉल कर सकते थे, बट इन 33 नहीं कर सकते। और 33 का आप आंसर देखिए, रेमोंड कैटल। तो ये सब कैसे पॉसिबल है आपको लर्न करने के लिए। अब 34 में एक्सपेंड आया है। अगर 34 में आप देखेंगे तो TAT को एक्सपेंड करना है। 34 क्वेश्चन एक्सपेंड TAT। अभी मैंने MCQ में देखा कि 33 के बाद 34 में पूरा मतलब हम लोगों को एक्सपेंड करके दिया। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये रिव्यू क्वेश्चन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप इस सबको सॉल्व करेगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंटेड, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।